नमस्कार। हेल्थलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे नियोनेटल यानी कि नवजात बच्चों की देखभाल के बारे में। नवजात बच्चे बेहद नाजुक होते हैं क्योंकि इस दौरान बच्चे का शरीर बहुत ही कमजोर होता है। बच्चे के जन्म से लेकर बड़े होने तक बच्चे की देखभाल बहुत ही जरूरी होता है। भारत में नवजात मृत्यु दर और देशों की तुलना में बहुत ज्यादा है, जिनमें से अधिकांश मौतों को रोका जा सकता है या उनका इलाज किया जा सकता है। अब सवाल ये है कि आखिर नवजात बच्चों की देखभाल की जाए तो कैसे। अगर आपका भी इससे जुड़ा कोई सवाल है तो बिना देर किए तुरंत नंबर डायल करें 0172504363 0172504365 पर। ये नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहे हैं। नवजात बच्चों से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में आपके सवालों का जवाब देने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनरल हॉस्पिटल पंचकुला से पीडियाट्रिशियन डॉक्टर रोहित शर्मा। डॉक्टर रोहित, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर रोहित, छोटे जो बच्चे होते हैं बहुत ही नाजुक होते हैं, कहते हैं कि उनको बहुत ही उनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन उनमें बहुत सारी समस्याएं भी देखने को मिलती हैं जो नवजात बच्चे जन्म लेते हैं। तो किस तरह की समस्या उनको झेलनी पड़ती है अगर ठीक तरह से ध्यान न दिया जाए तो? जो उनमें जितनी भी समस्याएं होती हैं वो जन्म से लेके 28 दिन के अंदर जो होती हैं, जैसे कि बर्थ से ले लीजिए आप जी। जैसे बर्थ एस्फिक्सिया हो गया, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, इन्फेक्शन हो जाती है, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है, सीजर्स कॉमन हो जाते हैं, जॉन्डिस बहुत कॉमन होता है, फीडिंग प्रॉब्लम्स होती हैं। इस प्रकार की काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों में। आपने हाइपरग्लाइसेमिया की बात की, ये क्या है? हाइपरग्लाइसीमिया होता है जैसे बच्चे होते हैं तो उनमें ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है जी। तो ये छोटे बच्चों में काफ़ी कॉमन है। अगर बच्चों का बर्थ वेट लेस देन 2.5 kg है, जो कि एक नॉर्मल वेट होता है, अगर उससे कम छोटे बच्चे होते हैं, जितना छोटा बच्चा होगा उसमें उतना ही ज़्यादा रिस्क होता है ब्लड शुगर लेवल कम होने का। जी, तो इससे क्या क्या समस्याएं हो सकती है छोटे बच्चे को? ये इसमें जो सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या ये होती है कि ये एक तो सीजर कॉमन है। अगर ब्लड शुगर लेवल काफ़ी कम हो जाए तो बच्चे को दौरा पड़ सकता है। जी। जो सबसे बड़ा रिस्क ये है कि ये ब्रेन डैमेज कर सकता है। अगर ब्लड शुगर लेवल काफ़ी कम हो गया है और उसको आपने टाइमली ट्रीट नहीं किया, जो ब्रेन में डैमेज होगा वो परमानेंट होगा। तो इसलिए बच्चे का ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर इस तरह की समस्या बच्चे को होती है तो किस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं? बेसिकली ये है जब बच्चे को एक तो फीडिंग जितना जल्दी हो सके, बच्चा जब होता है तो आइडली ये है नॉर्मल जो बर्थ होता है कि विदिन 30 मिनट्स आधे घंटे के अंदर उसको फीडिंग शुरू कर दें और रेगुलर इंटरवल पे उसको फीडिंग देते रहें। आफ्टर एवरी 2 आवर्स, हर 2 घंटे बाद उसको आप फीडिंग देते रहो। जी। तो उनमें चांसेस कम होते हैं कि उनमें ब्लड शुगर लेवल कम होगा। लेकिन अगर बच्चा प्री टर्म है, जल्दी पैदा हो गया, बर्थ कम है, बर्थ वेट उसका कम है, मदर को डायबिटीज़ है, तो ये बच्चों को ज़्यादा रिस्क होता है ब्लड शुगर लेवल कम होने का। जी। डॉक्टर, आपने कहा है कि वेट के बारे में कि बर्थ वेट है वो कम हो, तो कितना वेट होना चाहिए? जो नॉर्मल वेट होता है वो 2.5 kg होता है। इसके ऊपर का ही वेट होना चाहिए। लेस देन 2.5 जो बर्थ होता है हम उसको लो बर्थ वेट कहते हैं जी। और लेस देन 1.5 kg होता है वो वेरी लो बर्थ वेट होता है। जी। अगर बच्चे की, जैसे आपने कहा है कि कम वजन का बच्चा हुआ, तो अगर वो कम वजन का हुआ बच्चा तो उसके लिए आप क्या करते हैं? ऐसा है कि अगर तो 1800 ग्राम तक का बच्चा है, जी। 1.8 kg तक का है, जी। बिल्कुल ठीक है, बर्थ के टाइम कोई उसको प्रॉब्लम नहीं आई, रेस्पिरेशन उसने ठीक लिया है, किसी भी प्रकार की इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ी, जी। तो इन बच्चों को तो हम मदर को हैंड ओवर कर देते हैं। जी। लेकिन कोई बच्चा 1800 ग्राम के नीचे है तो उसको तो नर्सरी में, अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है तो फिर NICU में, जो ICU होता है छोटे बच्चों का, उनमें एडमिट करना पड़ता है ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, उनको कोई ब्लड शुगर लेवल की प्रॉब्लम ना हो, टेम्परेचर मेंटेन रहे और टाइमली उनको फीडिंग मिलती रहे। कितनी देर तक ट्रीटमेंट चलता है? ये हर बच्चे पर डिपेंड करता है। जी। जो बच्चा जितना छोटा है उसको उतना ही देर, या किसी को प्रॉब्लम होती है तो रखना पड़ता है। आइडली 1.8 kg का बच्चा हो जाता है, बिल्कुल नॉर्मल है, उसको छुट्टी कर देते हैं। जी। बाय बर्थ जॉन्डिस के बारे में भी आपने कहा है कि जो बच्चा पैदाइशी जिसको जॉन्डिस की समस्या होती है, एक तो कि क्यों ये समस्या उसको देखने को मिलती है और क्या वजह है? अमूमन 60 to 80% हर बच्चे में जॉन्डिस होता है। जी। हर बच्चे में डिपेंड करता है कि कितना लेवल का जॉन्डिस हुआ है। जी। तो एक तो होता है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, जो सबसे कॉमन है। जी। वो ये होता है कि बच्चे में जो लीवर होता है वो इमेच्योर होता है। जी। बच्चे में जो सेल्स होते हैं, ब्लड सेल्स होते हैं, वो जल्दी जल्दी डैमेज होते हैं। अगर वो डैमेज होता है तो बिलीरुबिन, जिससे जॉन्डिस होता है, वो निकलता है। जी। तो ऐसे बच्चों का ये है कि लेवल देखते हैं
जनरली क्या होता है 3 से 4 दिन में शुरू के बढ़ना शुरू होता है, 4-5 दिन पे ये मैक्सिमम लेवल पे होता है और 7 से 10 दिन पे ये कम हो जाता है जी लेकिन जिन बच्चों का लेवल ज़्यादा होता है उनको हम रखते हैं फोटोथेरेपी के नीचे। जी लेकिन अगर फोटोथेरेपी में रखने से भी वो लेवल मेंटेन नहीं हो रहा या लेवल बढ़े जा रहा है तो उनका फिर ब्लड एक्सचेंज करना पड़ता है। जी। अगर सही समय पर इलाज नहीं कराया गया बाई बर्थ, अगर बच्चे को जॉन्डिस है तो क्या हो सकता है? जनरली तो ये अपने आप ठीक हो जाता है जी फोटोथेरेपी से ठीक हो जाता है या अपने आप ही हो जाता है, लेकिन कई बच्चों में एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। जी लेकिन अगर टाइमली आपने इसको डायग्नोस नहीं किया या टाइमली इसको ट्रीट नहीं किया जी तो ये क्या होता है ब्रेन को डैमेज कर देता है। बिलीरुबिन एन्सेफेलोपैथी कहते हैं उसको, जी कनेक्ट्रस हो जाता है। अगर वो हो गया उससे जो ब्रेन में डैमेज होता है वो परमानेंट होता है। जी बच्चे की जान तो बच सकती है लेकिन जो उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं जैसे कोई मेंटल रिटार्डेशन हो गई है, आईक्यू लेवल कम है, जी तो ये प्रॉब्लम्स मंदबुद्धि हो सकता है बच्चा मंदबुद्धि हो इस सकती वजह है अगर से। आपने टाइमली ट्रीट नहीं किया और ये दिमाग में चढ़ गया, जी जी एन्सेफेलोपैथी होगी। जी। डॉक्टर हमारे साथ कुछ कॉलर भी जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हाँ जी मैम। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? कुलदीप सिंह फ्रॉम ऋषिकेश। जी, आप अपनी समस्या बताइए डॉक्टर रोहित को। डॉक्टर नमस्कार। नमस्कार। सर मेरा बच्चा है सर 7 साल का, हाँ जी। तो उसको फुंसी वगैरह बहुत होती है सर चेहरे पर से, अभी गर्मी स्टार्ट हो गई है सर। हाँ जी। तो एक दिन उसने थोड़ा सा अब से 10 दिन पहले, हाँ जी। तो उस टाइम से मतलब इसके चेहरे पर फुंसी हो रही है सर छोटी छोटी करके। मैं कैसे बताऊँ सर? हाँ जी। तो थोड़ा सा बताओ समाधान पे। देखो जो ये कह रहे हैं कि फुंसी हो रही हैं ये बच्चों में अमूमन कॉमन होती हैं। जी लेकिन तो एक तो होती है गर्मी करके जिसको हम आप जनरल आपको पता है गर्मियों में होती हैं। जी लेकिन ये अगर ये एक्नी है जो ये कह रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली वो एक्नी होगा। जी एक्नी के लिए क्या होता है जनरली कोई ट्रीटमेंट बच्चों में ज़रूरत नहीं पड़ती, जी लेकिन अगर वो ज़्यादा हो रही हैं तो फिर तो इनको एक बार डॉक्टर को दिखाना चाहिए क्योंकि काफ़ी तरह की मेडिसिन अभी अवेलेबल हैं जिससे ये समस्या ठीक हो सकती है। वैसे भी हम यहाँ छोटे नवजात बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं कि उनकी केयर कैसे करनी चाहिए। जी, अगर उन्हें एक्ने होता है तो उन्हें स्किन के स्पेशलिस्ट से दिखाना स्किन दिखाओ चाहे चर्च स्पेशलिस्ट दिखाओ, पर एक बार दिखाना जरूरी है कि किस प्रकार की ये समस्या कह रहे हैं। जी। अब जैसे छोटा बच्चा जन्म लेता है तो उसके लिए माँ का दूध बहुत ज़रूरी है, हाँ जी। तो किस तरह से ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए छोटे बच्चे को? देखो जो ब्रेस्ट फीडिंग है आइडली तो ये जब मदर प्रेग्नेंट होती है तभी से मदर को काउंसलिंग करनी ज़रूरी है जी कि ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करनी है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। जी आइडली जब बच्चा पैदा होता है अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो विदिन 30 मिनट्स उसको ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए जी और ये हर 2-2 घंटे बाद करानी चाहिए। जी इसके बहुत फ़ायदे हैं। सबसे पहला तो ये फ़ायदा है कि जो शुरू का 3 दिन का दूध निकलता है मदर को गाढ़ा कलर का होता है, येलोइश कलर का होता है, इसको हम कोलोस्ट्रम कहते हैं। जी जो उसके फ़ायदे हैं वो लाइफ लॉन्ग रहते हैं। जी उसके अंदर काफ़ी तरह की ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चे को लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। जी उसके बाद जो बाकी दिन का दूध आता है तो फर्स्ट 6 मंथ में तो और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। जी तो मदर को यही है कि आफ्टर एवरी 2 आवर्स या बच्चा जब दूध मांगता है डिमांड फीड जी तो फर्स्ट 6 मंथ में तो। पर कई बार ऐसा होता है कि कुछ माँ हैं जिनमें मिल्क प्रोड्यूस नहीं हो पाता है, तो उसके लिए छोटे बच्चों के लिए क्या दूसरा विकल्प होना चाहिए? कौन सा दूध देना चाहिए? आइडली तो ऐसी कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, लेकिन मदर्स की ये काफ़ी कॉमन कंप्लेंट है कि उनको मिल्क कम आ रहा है। जी अगर बच्चा दूध पीने के बाद सेटिस्फाइड है, जी उसका वेट गेन हो रहा है, वो एक दिन में 6 से 8 बार यूरिन पास कर रहा है, उसकी नींद अच्छी है, कोई कंप्लेन नहीं है, तो वो ब्रेस्ट फीड वो इंडिकेशन है कि उसको ब्रेस्ट फीडिंग काफ़ी एडुकेट है। डॉक्टर एक और बात काफ़ी अहम सवाल है, क्या एक बच्चे का दोनों साइड दूध पिलाना ज़रूरी होता है या ऐसा है कि आप एक तरफ से शुरू करो ब्रेस्ट फीडिंग से, जब तक वो कम्प्लीटली एम्प्टी ना हो जाए तब तक आपने उसी साइड पे पिलाना है जी। अगर उसके बावजूद भी बच्चा डिमांड कर रहा है तो आपने फिर सेकंड ब्रेस्ट पे लगाना है। जी जी जी। लेकिन एक साइड पहले कंप्लीट जब तक वो एम्प्टी ना हो जाए दूसरी पे नहीं लगाना। नेक्स्ट टाइम में आपने दूसरे से शुरू करना है। जी जी। कुछ कॉलर भी जुड़ गए हैं इस वक्त हमारे साथ, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपनी समस्या बताइए। बच्चे के सिर में पानी भर गया था जी, तो उसका कुछ ट्रीटमेंट मैडम?
होने के बाद में भी महीने भर को जी, क्या पानी भर गया था? पानी डिलीवरी के समय, मतलब गंदा पानी ऐसे बताया। जी ओके, वो कह रहे होंगे कि मदर के पेट में जब था जी तो गंदा पानी चले गया होगा जी 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 बच्चे के अंदर। जी, यही कह रहे थे वो। तो वो क्या होता है कि जब बच्चा पेट में होता है तो कभी कभी अगर जैसे टर्म आ गई है, उसकी डेट आ चुकी है, जी वो निकल गई है या टाइमली उसको लेबर पेन नहीं शुरू हुआ, तो बच्चे लेट्रिन जो होती है वो पास कर देते हैं पेट में। जी हम इसको मेकोनियम कहते हैं, जी मेकोनियम स्टेन्ड लिकर। जी अगर वो पास कर देता है तो बच्चे को काफ़ी खतरा होता है, क्योंकि अगर वो गंदा पानी उसके अंदर चले गया, उसे स्वेलो कर लिया, जी फेफड़ों में चले गया, एक तो वो जान भी ले सकता है, जी बर्थ एस्फिक्सिया हो जाता है, जी अदरवाइज़ वो फिर वो निमोनिया कर देता है, जी तो उससे काफ़ी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। जी। लेकिन जैसे वो कह रहे हैं बच्चा अब 1 महीने के आसपास हो गया है, 1 महीना कह रहे थे ना वो, हाँ, एक तो महीना का है। गया तो अब तो थोड़ा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज़ तो उन्हें किस तरह से ट्रीटमेंट कराना चाहिए? नहीं। अभी उनका ये नहीं पता कि अगर जब ये प्रॉब्लम आई थी तो हॉस्पिटल में वो कितनी देर रहा, जी उसको आईसीयू में एडमिट किया था, वेंटिलेटर पर रखा था, कुछ रखा था, वो बात जी। क्लियर नहीं कर अभी सके, उन्होंने नहीं बताया कि वो क्लियर कहाँ। नहीं कर सके। हाँ, हाँ। लेकिन ये डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो, सत श्रीकाल जी। सत श्री अकाल जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं जसविंदर सिंह मस्कर फिरोजपुर से बोल रहा हूँ जी, अपनी समस्या बताइए डॉक्टर रोहित को। मैडम। मैं डॉक्टर से फोन से बात पूछना चाहता हूँ। मैं बाहर यहाँ लेकिन सारी जानकारी लेता हूँ। मेरा बच्चा है 5 साल का, उसकी ना खांसी तो बलगम छाती छाछा करती रहती है। एक 2 साल की बच्ची है, एक 3.5 साल का है। जी छाती की प्रॉब्लम है, खांसी नहीं हट रही। जी जो ये कह रहे हैं कि उनको खांसी नहीं हट रही, तो देखो खांसी के बहुत कारण है। नॉर्मल कारण होता है इन्फेक्शन, गले में कोई खारिश या हाइपर एक्टिव एयरवे डिजीज, जिससे बच्चों को आप एलर्जी होती है, जी या और भी बहुत बीमारियाँ हैं। तो एक बार ये है कि एक बार अपने डॉक्टर से जांच करवाएं, ताकि डॉक्टर जो चेस्ट है उसको कर ले ऑस्कल्टेट, जी कि उसमें क्या फाइंडिंग आ रही है। चेस्ट बिल्कुल साफ़ है या उसमें कोई कंडक्टेड साउंड्स आ रहे हैं या दमे जैसी प्रॉब्लम आ रही है। जी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो उसका एक्सरे करवाएगा। अगर एक्सरे में कोई फाइंडिंग आती है तो वो उस मुताबिक से उनका इलाज करेगा। जी। डॉक्टर रोहित, एक और कॉलर है, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो, हेलो, हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और अपनी समस्या बताइए। आनंद सिंह जी। अगर हो गया ना बच्चे का बुखार बहुत ज्यादा, खंघ बहुत आती बच्चे ਨੂੰ जी सुक्की खंघ जी। बच्चे की कितनी उम्र होगी? 5 साल की जी। तो वही प्रॉब्लम है कि बच्चे को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, जुकाम ज़्यादा हो रहा है, खांसी ज़्यादा हो रही है। जी तो कोई देखो, इनका कोई ये तो है नहीं कि इनका यही है कि आप कई बच्चे ऐसा है कि एक बच्चे में, इस उम्र के बच्चे को 8 से 9 बार जी खांसी, जुकाम, गला ख़राब 1 साल में होना नॉर्मल है। जी ये नॉर्मल हेल्दी बच्चों का भी होता है। जी तो बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर खांसी जुकाम होता है तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही लेना है, जी या आप अपना देसी इलाज जो घर में होता है वो कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है जब तक अनलेस अनटिल कोई फाइंडिंग हो। जी अगर चेस्ट में कोई प्रॉब्लम है या थ्रोट में कोई प्रॉब्लम है, अदरवाइज 5-6 बार या 8 से 9 बार होना ये नॉर्मल चीज़ है। जी, नॉर्मल है, इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं। जब जी। तक कोई फाइंडिंग नहीं है। जी जी। डॉक्टर रोहित, हम बात करें कि छोटे बच्चों की देखभाल कैसे की जाए। छोटे बच्चों में निमोनिया की भी समस्या बहुत देखने को मिलती है, क्या वजह है? निमोनिया है कि जो छोटे बच्चे होते हैं इनमें कम्युनिटी इन्फेक्शंस होती हैं, जी वो बहुत कॉमन है। 2 टाइप का होता है इन्फेक्शन, एक होता है अर्ली ऑनसेट, जी। लेट ऑनसेट। जी जो लेट ऑनसेट होता है, जो कि हम देखते हैं, जो जनरली बच्चे आते हैं घर से, तो वही है कि एसेप्टिक प्रिकॉशंस लेते नहीं हैं पेरेंट्स। जी जो रिश्तेदार आते हैं वो उठाते हैं, कोई गली मोहल्ले वाले होते हैं, जी तो उनसे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी किसी भी बच्चे को अगर एस्पिरेटरी रेट जो होता है, सांस लेने में दिक्कत हो या काफ़ी तेज़ तेज़ ले रहा है, छाती के नीचे की तरफ खड्डे पड़ रहे हैं, सुस्त पड़ गया है बच्चा, तो उसको आप कह सकते हो कि निमोनिया के लक्षण होते हैं ये। जी तो उसको फ़ौरन हॉस्पिटल लेके जाना है, एडमिट होगा वो, और कम से कम 5 से 7 दिन उसको वहाँ पे वो रखेंगे और इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक से उसको वो ट्रीट करेंगे। क्या इससे लॉन्ग टर्म की भी समस्या हो सकती है? जनरली नहीं होती।
अगर बच्चे को नॉर्मल निमोनिया है, कोई ज़्यादा उसको प्रॉब्लम नहीं हो रही है, वेंटिलेटर पे उसको नहीं रखा, जी, मेडिसिन से ठीक हो गया, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वेंटिलेटर पे रखने की बात आपने कही, कब वेंटिलेट- नौबत आती है? वेंटिलेटर पे ये होता है कि अगर वो बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, रेस्पिरेटरी जो निमोनिया है काफ़ी सीवियर हो चुका है, जी, ऑक्सीजन मेंटेन नहीं कर रहा, वो बच्चे को काफ़ी एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं सांस लेने में। जी, अगर आप उसको वेंटिलेटर पे नहीं डालोगे तो ऐसे ऐसा क्या होगा, उसको रेस्पिरेटरी जो मसल्स होती हैं जी, उसका फटीक हो जाएगी, जी, तो वो प्रॉब्लम होगी। तो ऐसे बच्चों को अगर ज़रूरत पड़ती है तो वेंटिलेटर पे डालना पड़ता है। वेंटिलेटर से कुछ प्रॉब्लम्स आगे होती हैं बच्चों को। जी, अगर जनरली अगर बच्चा अगर सिर्फ निमोनिया है, मेडिसिन से ठीक हो गया, तो जनरली लेटर ऑन ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। आती। डॉक्टर, अभी एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो, हेलो, नमस्कार मैडम। नमस्कार जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैडम मैं रायपुर से बोल रहा हूँ। जी, जी, अपनी समस्या बताइए। आप बच्चे को चपाती दे सकते हैं? 10 महीने का बच्चा है जी। जी, ओके, ये कह रहे हैं कि उसको चपाती दे सकते हैं। ऐसा है कि शुरू के 6 महीने में तो दूध देना होता है। जी, जब बच्चा 6 महीने का होता है तो आप उसको, हम कहते हैं सप्लीमेंट्री फीड्स, पहले कहते थे वीनिंग, जी, वो स्टार्ट करनी होती है। जी, जैसे कि केला पीस के दे दिया, आलू उबाल के दे दिया, दाल का पानी दे दिया, खिचड़ी दे दी, दलिया दे दिया, ऐसा ऐसा शुरू करना है। जी, और 1 साल तक जब बच्चा आता है उसको वही फीड देनी है जो कि अदर फैमिली मेम्बर्स लेते हैं। जी, तो इनका बच्चा जैसे 10 महीने का है, जी, अगर उन्होंने टाइमली शुरू कर दी थी सप्लीमेंट्री फीड्स, 10 महीने के बच्चे को आप छोटी मोटी बुर्कियों को तोड़ के जी, किसी चीज़ में डुबो के दे सकते हैं, जी, लेकिन अपने ऑब्जर्वेशन के अंदर। जी, जी। तो किस तरह से उनके डाइट्स अगर ये देना चाहते हैं कि उनको अब थोड़ा सा कुछ सॉलिड देना है? देखो, अगर तो वो पहले से ही ले रहा है जी, तो उसको आहिस्ता आहिस्ता, जैसे दलिया हो गया, सूजी की खीर होगी, जी, खिचड़ी होगी, बिस्कुट हो गया, तो ये चीज़ों को आप आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते रहिए। जी, तो जैसे ही वो 1 साल के करीब आएगा तो सेम वही चीज़ देनी है जो कि ये फैमिली मेम्बर्स लेते हैं। जी, जी, तो एट 1 ईयर ऑफ एज आप कॉमन कुछ पूल भी- में से उसको देना है। जी, जी। ये तो हो गया। कई बार बच्चे होते हैं जैसे बड़े होने लगते हैं तो हर लोग की थाली में घूम घूम कर खाना शुरू कर देते हैं, तो क्या ऐसा करने देना चाहिए? नहीं, जनरली तो देखो, एक होती है ईटिंग हैबिट्स, जी, तो ये पेरेंट्स की ही ड्यूटी बनती है कि उनको टाइमली सिखाने की, जी, क्योंकि एक बार जो बच्चों को आदत पड़ गई फिर वो हटानी बहुत मुश्किल है। जी, जी, तो जनरली तो बच्चों की अपनी थाली होनी चाहिए, अपनी थाली में खाए, मदर खिलाए। जी, सबकी थाली में अगर खाएगा बच्चा तो प्रॉब्लम हो प्रॉब्लम के सकती है। चांसेस, कोई जी, किसी को कोई इन्फेक्शन है, किसी को कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, जुकाम है, गला खराब है, जी, तो वो बच्चे इन्फेक्शन को आसानी से वो तो समस्या लग हो सकती है। अदरवाइज ऐसा कोई नहीं है कि जी। दूसरे की थाली में नहीं खा सकता। डॉक्टर, जैसे आपने इन्फेक्शन की बात कही है, बच्चों जो छोटे बच्चे होते हैं, नवजात बच्चे होते हैं, उनमें इन्फेक्शन की समस्या बहुत देखने को मिलती है। ये किस वजह से होती है? बच्चों में वही है, जितना बच्चा छोटा होता है, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है उसका इम्यून सिस्टम डेवलप होता है। जी, तो जितना छोटा बच्चा होगा उसमें उतनी इम्यूनिटी कम होगी। जी, तो सपोज करो कि जैसे मेरे को सिर्फ एक इन्फेक्शन हुई है, जुकाम हुआ है, जी, लेकिन मेरे जुकाम से हो सकता है उसको निमोनिया हो जाए। जी, तो जितना छोटा बच्चा है उसका तो ध्यान रखना बहुत ध्यान ज़रूरी रखना है। जरूरी है। मदर अपना हाइजीन मेंटेन करे, हाथ धोए, कम से कम विजिटर्स को बच्चे को अलाउ करे कि बच्चे वाले रूम में आए। जी, जो अदर फैमिली मेम्बर्स भी है जिसको कोई इन्फेक्शन है, जुकाम है, गला ख़राब है, वो बच्चे के पास ना जाए। जी, ये सब जनरल प्रिकॉशंस लेनी ज़रूरी है। जी। ये तो प्रिकॉशंस की बात हो गई। कुछ कॉलर भी जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो, हाँ जी मैडम, नमस्कार जी। नमस्कार जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं सुखदेव सिंह बोल रहा हूँ जी, बरनाला से। जी, सुखदेव जी, आप अपना सवाल पूछिए। देखिए, मैं ये पूछना चाहता था कि हमारा बच्चा 1 साल का है। जी, हमको प्राइवेट डॉक्टर के पास जाते हैं तो उन्होंने लंबा चौड़ा एक वैक्सीनेशन का शेड्यूल दिया है। जी, तो इसमें मैं जानना चाहता था, ये क्या ये जरूरी है? फ्लू के 3 इंजेक्शन लगा दिए हैं और हेपेटाइटिस का ए का भी लगा दिया है, फिर MMR का भी लगाना है, फिर DTP और जेंटल DTP का, फिर हिब है, फिर ओरल पोलियो, फिर इंजेक्टेबल पोलियो, ये जी। न्यूमोनोकोकल है। ये क्या सारे जरूरी होते हैं जी? ऐसा है कि आजकल मार्केट में बहुत तरह की वैक्सीनेशंस आ चुकी हैं। जी,
कुछ वैक्सीनेशन तो हैं जो कि आप कह सकते हो एसेंशियल है, जी लगानी ही लगानी है, और कुछ वैक्सीनेशन ऐसी हैं जो मार्केट में ऑप्शनल होती हैं। ऑप्शनल ये होता है कि कैटेगरी है 1A 1 2 3 4 ABCD। 1 और 2 की तो है कि लगानी ही ज़रूरी है। जी जो होती है C और D वाली, उनमें यह है वो सब ऑप्शनल है। अगर जो आपका डॉक्टर है जिससे आप लगवाते हो उससे 1 to 1 डिस्कशन करके कि ये ज़रूरी है, किस बच्चों को लगानी चाहिए, किसको नहीं लगानी चाहिए, जी। तो उसमें है। जैसे नवजात बच्चों को भी एक लिस्ट दी जाती है, आप जब भी आपके पास बच्चे जन्म लेते हैं तो वो किस तरह से टीकाकरण करना चाहिए उनका? ऐसा है, बर्थ से शुरू होती है। बर्थ पे BCG लगता है सबसे पहले, OPV होता है, हेपेटाइटिस होता है, जी फिर 6 वीक 10 वीक एंड 14 वीक पे लगते हैं। जी जैसे पोलियो की होती है ड्रॉप्स, एक IPV आता है इंजेक्टेबल पोलियो, जी DPT होता है, हिब होता है, हेपेटाइटिस B होता है, तो ये लगते हैं। जी अगर अफोर्डेबल है जो लगा सकते हैं, क्योंकि न्यूमोकोकल आता है वो पर महंगा है, जी 3,500-4,000 रुपये का एक इंजेक्शन है, सब तो लगा नहीं सकते। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो लगता नहीं है। जी जो लगा सकते हैं तो वो ऑप्ट कर सकते हैं। जी तो फिर 9 मंथ्स पे लगता है मीजल्स का, जी फिर 15 से 18 महीने में लगते हैं, MMR का लगता है, DPT हो गया, IPV हो गया, हिब हो गया, इन सब की बूस्टर डोजेस लगती हैं। जी फिर आपको लगते हैं 5 ईयर्स पे हो गया, जी फिर बूस्टर डोज लगती हैं, 10 ईयर्स पे लगता है, और ये ऐसे शेड्यूल है। उसको आपका जो मिलता है उसमें ड्यू डेट एंड गिवन डेट दोनों लिखी होती हैं, जी। तो उसके मुताबिक वो चलना होता है। जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है वो सारा फॉलो करना ज़रूरी होता है। वो ज़रूरी है। जी जो तो एसेंशियल वैक्सीनेशंस हैं वो तो लगानी बहुत ज़रूरी है। जी जो ऑप्शनल है तो आप जी जिससे भी लगाते हो डॉक्टर से डिस्कस करके जी। लगा सकते जैसे आपने कहा है ऑप्शनल जो हैं, कई ऐसे होते हैं जो अफोर्डेबल नहीं होते हैं, तो क्या उसके कोई विकल्प भी होते हैं कि अगर हाँ आप ये अफोर्ड नहीं कर रहे हैं तो इसके अलावा आप ये लगा सकते हैं? नहीं, ऐसा precaution के नहीं, तौर पे। ऐसा नहीं है। जी जैसे वो कह रहे हैं न्यूमोकोकल है, जी न्यूमोकोकल वैक्सीन गवर्नमेंट सप्लाई में नहीं आती। जी ये इसकी लगती हैं 4 डोजेस, तो एक डोज आती है तकरीबन 3 और 4,000 के बीच में इंजेक्शन। जी आप लगा लीजिए जो 4 डोजेस लगेगा उसके 12 से 14,000 के करीब लगते हैं। जी ये तो मैडम ऑप्शनल है कि लगाना चाहते हैं। जी। डॉक्टर, जो छोटे बच्चे होते हैं, नवजात बच्चे होते हैं, उसमें माँ को भी अपनी खुद देखभाल करनी बहुत ज़रूरी होती है, तो उन्हें क्या करना चाहिए अपनी देखभाल करने के लिए? देखिए, प्रेगनेंसी के टाइम से शुरू होती है। एक तो उनके न्यूट्रिशन काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, जी जो मदर की कैलोरी है वो अच्छी होनी चाहिए। जी तो उसके बाद टेटनस के इंजेक्शन लगाने 2 बहुत ज़रूरी हैं जी। प्रेगनेंसी के अंदर। अपनी देखभाल रखें, टाइमली अपनी इन्वेस्टिगेशन कराएं। अगर हाइपरटेंशन है उसको मेंटेन रखें, डायबिटीज़ होती है उसको मेंटेन रखें, कोई थायराइड की प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन से बचें, जनरल हाइजीन अपनी रखें। जी ये तो ये न्यूट्रिशन सबसे मेन है। जी। जैसे बहुत छोटे बच्चे होते हैं तो उनको आपने कहा है कि बहुत नाजुक होते हैं, उनकी देखभाल बहुत ज़रूरी है। अगर उन्हें कई बार होते हैं प्री मैच्योर बच्चे जन्म ले लेते हैं, तो उनको किस तरह से उनकी देखभाल करनी ज़रूरी होती है? प्री मेच्योर भी वही डिपेंड करता है कि कितना प्री मेच्योर है। हम 37 वीक होता है जिसको हम कहते हैं टर्म बेबी, जी 37 और मोर देन 37 वीक। जी 37 के नीचे प्री मेच्योरिटी है। जो तो बच्चे होते हैं 34 वीक तक, जी उनको तो आप देख के सब कुछ ठीक है तो 3 दिन के बाद डिस्चार्ज कर सकते हो। पर लेस देन 34 वीक है, जितना बच्चा नीचे प्री मेच्योर होगा उतनी उसके अंदर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स का डर होता है, जी इन्फेक्शन का डर होता है, शुगर मेंटेन करता है नहीं करता, जी फीडिंग प्रॉब्लम होती है, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स होती हैं। जी। तो ये डिपेंड करता है प्री मेच्योरिटी। जितना प्री मेच्योर होगा उतनी ही प्रॉब्लम के चांसेस बढ़ जाते हैं। बढ़ जाते हैं। डॉक्टर रोहित, आप हमारे स्टूडियो में आए, नवजात बच्चों की समस्याओं के बारे में बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये था आज का हमारा नवजात बच्चों के कार्यक्रम पर आधारित कार्यक्रम हेल्थलाइन। उम्मीद है कि आपने आज के इस कार्यक्रम को ध्यान से सुना और देखा होगा, और डॉक्टर रोहित के द्वारा दिए गए सुझाव को अब आप अपने ध्यान में रखेंगे, तभी आपका बच्चा स्वस्थ रह पाएगा। तो कैसा लगा आज का हमारा हेल्थलाइन कार्यक्रम? हमें ज़रूर लिखें। हमसे संपर्क करने के लिए हमारा email ID नोट करें, healthline@dayandnightnews.com। फिलहाल हेल्थलाइन में बस इतना ही। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।